कर्नाटका में फिर से बीजेपी गवर्नमेंट बना पाएगा या फिर गवर्नमेंट चेंज होगा? कांग्रेस जीतेगा या कांग्रेस और जेडीएस मिलकर बनेगा? आइए आज एक बार वीडियो में इसका बारे में एक्सप्लेन करते हैं। नमस्ते फ्रेंड्स, आप सबको एक बार फिर से स्वागत है मेरा चैनल RJYT ब्लॉग्स में। 8 मई इवनिंग का बाद प्रसार बंद हो जाएगा, लेकिन उससे पहले पॉलिटिशियन ने खूब अपना एजेंडा चलाया। कर्नाटका को नंबर 1 बनाना है ना। बीजेपी का संकल्प है कर्नाटका को नंबर 1 बनाना। पेंशन सरकार कहते थे 1.5 लाख करोड़ रुपए 4 साल में वो चोरी कर गए। उनके एमएलए कहते हैं कि बीजेपी में चीफ मिनिस्टर का पोस्ट 2500 करोड़ में खरीदा जा सकता है। और यहाँ पर मीडिया भी पीछे नहीं रहा। टीआरपी के लिए कोई मीडिया अगर बीजेपी को अच्छा दिखाया तो कोई मीडिया ने कांग्रेस को खराब दिखाया, और किसी ने अगर कांग्रेस को अच्छा दिखाया किसी ने बीजेपी को खराब दिखाया। तो पॉलिटिक्स में ये सब चलता रहता है, जिसका परिणाम आने वाला है 13 मई। लेकिन 13 मई से पहले 10 मई जिस दिन वोटिंग होने वाला है, हर सबके मन में एक ही सवाल आता है, हम वोट करने के लिए जाएगा, किस बेसिस पे जाएगा, कौन सा एजेंडा लेके जाएगा। ये सबसे बड़ा सवाल होता है। कोई भी गवर्नमेंट का अगर हम एनालिसिस करते हैं, मेनली 2 ही पार्ट होता है, एक तो फाइनेंशियल और एक है सोशल। फाइनेंशियली अगर कोई भी स्टेट उस स्टेट का पॉपुलेशन को सपोर्ट करते हैं तो यहाँ पर बेसिकली 3 वर्ग को दिखा जाता है, एक तो पुअर क्लास, एक मिडिल क्लास और एक रिच, जो इंडस्ट्रियलिस्ट या हाई क्लास बोल सकते हैं। अगर फाइनेंशियल सिक्योरिटी का हम यहाँ पर कैलकुलेशन करें तो सिर्फ एक इंडस्ट्रियलिस्ट का लाइफस्टाइल हमेशा डेवलप होने से नहीं होगा, साथ में एक मिडिल क्लास और पुअर क्लास का साथों साथ डेवलप होना जरूरी है। कर्नाटका एज ए IT हब देश का जीडीपी में इसका कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन रहता है? अगर हम लास्ट एक रिपोर्ट बिजनेस टुडे का देखें, जहां पर मेंशन किया है 8.2% इन्होंने देश का जीडीपी में कंट्रीब्यूट किया है। अगर इसको हम कर्नाटका स्टेट जीडीपी का कैलकुलेशन करें, जहां पर पिछले 5 साल के अनुसार उन्होंने 68% अपना जीडीपी को ग्रोथ किया है। अगर ये फाइनेंशियल डाटा हम कैलकुलेशन करें, जो कभी खत्म ही नहीं हो पाएगा। लेकिन सबसे बड़ा फैक्टर होता है सोशल फैक्टर, जिसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक है हेल्थ, एक है एजुकेशन और एक है सोशल वेलफेयर। कोई भी एक स्टेट गवर्नमेंट को अपना जीडीपी का 3% ऐसे हेल्थ सेक्टर में इन्वेस्ट करना पड़ता है, लेकिन कर्नाटक में ये पिक्चर थोड़ा अलग है। कर्नाटक गवर्नमेंट ने 0.7% ही हेल्थ सेक्टर में इन्वेस्ट किया है। बिन हाई पर कैपिटा इनकम होने का बाद भी इन्फेंट मोर्टेलिटी केरला का साथ अगर कंपेयर करें 3 गुना ज्यादा है कर्नाटका का। अगर इस चीज को हम बच्चे का मौत का हिसाब से भी कंपेयर करें विद तमिलनाडु गवर्नमेंट, कर्नाटका में 46 गुना ज्यादा है एक साल में। तो कर्नाटका का जो हेल्थ सेक्टर का पिक्चर है ये बहुत ज्यादा खास नहीं है। तो अब आगे बढ़ते हैं एजुकेशन सेक्टर में। Many kids go without socks, shoes, bicycles for which massive budgets are claimed don't exist here. Providing sanitary pads for girls was supposed to be a big project. नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने एक पॉलिसी बनाया कि जीडीपी का 6% एजुकेशन सेक्टर में इन्वेस्ट करना है, लेकिन कर्नाटक गवर्नमेंट ने इसको 2.07% ही इन्वेस्ट किया, जिसका फलस्वरूप 15 to 16 ईयर्स का स्टूडेंट सिर्फ 60% ही 11th ग्रेड तक पहुंचे हैं, और सिर्फ 40% बच्चे ही 12 साल तक जो बेसिक एजुकेशन ये कंप्लीट कर पाया है। अगर ये कंपैरिजन में तमिलनाडु और केरला का साथ करूं, जहां केरला का 85% और तमिलनाडु का 81% है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने एक फैसला लिया, GER 2020 50% तक बढ़ाएगा, लेकिन कर्नाटक ने सिर्फ 32% तक ही पहुंच पाया। ये GER का मतलब है ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो। इससे भी बुरी खबर यह है, The state of Karnataka is likely to witness an indefinite massive strike today by the government employees. The government employees are likely to go on a strike today. कि कर्नाटका में 57% ऑफ टीचर्स की वैकेंसी खाली पड़ा हुआ है गवर्नमेंट स्कूल या कॉलेज में, जो इंडिया का कोई भी स्टेट का सबसे ज्यादा नंबर्स ऑफ वैकेंसी ऑफ टीचर्स है। अब आता है फाइनल पॉइंट, सोशल वेलफेयर। ये सोशल वेलफेयर का जो पिक्चर है कर्नाटका का बहुत ज्यादा खास नहीं है। RBI का एक लेटेस्ट डाटा अनुसार सोशल सेक्टर एक्सपेंडिचर में कर्नाटका का परसेंट है 38.8%, जो नेशनल एवरेज का भी बिहाइंड है। इन कंपेयर टू अदर स्टेट्स
एंड यूनियन टेरिटरीज जिसका 42.4% है। रादर देन ऑल दिस पॉइंट्स, कोई भी स्टेट में ग्रोथ और फ्लोरिशमेंट आने के लिए वहां बिजनेस आना बहुत जरूरी है, चाहे वो बाहर की कंपनी हो या इंडिया का कोई बड़ा कंपनी हो, जिस इन्वेस्टमेंट से एम्प्लॉयमेंट, रेवेन्यू, टैक्स, एफडीआई, इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ होते हैं। और इसके लिए कोई भी स्टेट गवर्नमेंट को एक पॉलिसी फॉलो करना जरूरी है ताकि वो बिजनेस फ्रेंडली एनवायरमेंट हो। अगर हम यहाँ पर कर्नाटका का एक सिटी का एग्जाम्पल ले जिसका नाम है बेंगलुरु, वो खुद ही एक आईटी हब है। इसे लास्ट फ्यू इयर्स का ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इन कर्नाटका अगर हम देखें 2017 में 8 पोजीशन में था, 2019 में 17 पोजीशन में आया। बट डीपीआईआईटी ने 187 रिफॉर्म्स सजेस्ट करने के बाद जब कर्नाटका सरकार ने वो रिफॉर्म्स 100% इम्प्लीमेंट किया, आज वो फर्स्ट पोजीशन में है along with other 6 स्टेट्स। वो 6 अदर स्टेट्स है आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, तमिलनाडु एंड तेलंगाना। इसी का पॉजिटिव इम्पैक्ट 2021 एंड 22 क्वार्टर का एक रिपोर्ट आया जिसमें कर्नाटक का एफडीआई 48 एंड 41% आया। ये सारा कैलकुलेशन और एक्सप्लेनेशन के बाद यहाँ पर सबसे मेन इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है जो पिछले गवर्नमेंट का स्टेबिलिटी, जो कभी हो ही नहीं पाया। पिछले 5 साल में कर्नाटका में 4 चीफ मिनिस्टर्स बना, जहां बीजेपी का 2 चीफ मिनिस्टर 3 टाइम्स बना, जेडीएस का 1 टाइम बना। लेकिन कोई भी स्टेट में डेवलपमेंट के लिए उस स्टेट गवर्नमेंट को अपने टाइम पीरियड में प्रोजेक्शन वाइज काम करना जरूरी होता है। कर्नाटक में गवर्नमेंट स्टेबिलिटी नहीं होने का कारण ये चीज शायद ही कंप्लीट नहीं हो पाया। इसके अलावा कर्नाटक में एक कास्ट वोटिंग पॉलिटिक्स होता है। इनमें से 2 कास्ट है, एक है लिंगायत और एक है भोकालिगास। तो क्या होगा इस बार कर्नाटक का वोटिंग एजेंडा? आखिर में कौन जीतेगा, बीजेपी, कांग्रेस या जेडीएस? क्या इस बार डेवलपमेंट एक एजेंडा हो सकता है? क्या रिजर्वेशन एजेंडा बनेगा? क्या फ्री बीच भी एजेंडा हो सकता है? क्या कम्युनलिज्म भी एक मुद्दा हो सकता है? क्या अमूल आएगा, नंदिनी रहेगा? ये सब जानने के लिए हमें 13 मई तक वेट करना पड़ेगा। उससे पहले 10 मई को आप सबको सोच समझ के वोट करना पड़ेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोगों का ख्याल रखिए और खुश रहिए।